सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि आर्टिफिशियली पहली बात तो नहीं बन सकता है, और ये रिन्यू होता मतलब रिन्यूएबल, इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के? ये जो यहाँ पर फैक्टर्स हैं, रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड टाइम, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के। लेकिन कौन सा फैक्टर किस चीज़ सॉरी, आज बीच बीच में थोड़ा सा भी खांसी आ सकती है, तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ झेलनी होगी, ठीक है। तो ये जो जो भी फैक्टर्स हैं, ये किस तरह से अफेक्ट करते हैं, किस चीज़ सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे देखते हैं। तो पेरेंट जो मटेरियल होता है, पेरेंट मटेरियल का मतलब होता है रॉक किस चीज़ से बनी है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट सॉइल के हॉराइजन्स। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो सॉइल है वो आपकी एक चट्टान से, कुछ रॉक से बनती है, उसको हम बोलते हैं बेड रॉक। ये है अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब है कि जिस रॉक से सॉइल बनी है, पेरेंट कौन है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हेयर्स करली हैं, आपकी नोज़ शार्प है, तो हो सकता है कि आपके मदर या फादर का ऐसा हो, ठीक है, तभी तो है, यानी कि आपकी पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसी तरह से अगर मान लेते हैं सॉइल रेड है, तो मतलब है कि इसके पेरेंट रॉक कुछ रेडिश नेचर की रही होगी, तो पेरेंट रॉक है ये, जिसको हम बेड रॉक बोलते हैं, अनवेदर्ड रॉक। फिर इसमें होती है वेदरिंग। क्या होती है इसमें? वेदरिंग होती है। इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, आप या तो ऐसे कर लो, इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ पे आप तीन हॉराइजन्स मानो, एक तो सी, एक बी और एक ए। सी बी ए ये दोनों आप हटा दो। तो सी क्या है? पेरेंट रॉक है। अब इसके बाद इसकी वेदरिंग होगी, ठीक है। वेदरिंग होगी तो ये बनेगा क्या? ये क्या खुल गया भाई? वेदरिंग होगी तो ये क्या बनेगा? सब सॉइल बनेगा। डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट, ये एकदम ही अनवेदर्ड था आर वाला, देन थोड़ा सा वेदरिंग हुआ, देन और वेदरिंग हुआ, तो सब सॉइल बना। आपसे पूछ सकता है कौन सा होराइजन को सब सॉइल बोलते हैं, तो होराइजन नंबर बी। एंड देन उसके बाद आता है होराइजन नंबर ए, जिसको कि हम टॉप सॉइल बोलते हैं, मिनरल्स विद ह्यूमस। मिनरल्स विद ह्यूमस। और उसके ऊपर जो हमें मिलती है लेयर, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर ओ। ये जो ओ लेयर होती है, ये सारी सॉइल्स में, सारी मिट्टियों में नहीं होती है, ये काइंड ऑफ बोनस लेयर है। बोनस लेयर का मतलब क्या हुआ? तो एक्चुअल में जो ह्यूमस क्या होता है, तो ये चीज़ हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जब पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे कि ह्यूमस क्या होता है। तो जैसे कोई चीज़ सड़ती है, जैसे प्लांट है, ये डेड डेड हो गया प्लांट, या फिर एनिमल्स डेड हो गए, तो उसके बाद उनका जो जो भी पार्ट है, ये जो जैसे डेड हो गया, तो जो भी डेड और डिकेइंग मैटर है, तो उस पर जो हमारे डेट्रीवोरस लोग होते हैं, डेट्रीवोरस जैसे बैक्टीरिया लोग, तो वो क्या करते हैं? वो उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, उसको और डिग्रेड करते हैं, तोड़ते हैं, और जो बनता है सॉलिड एमॉर्फस कंपाउंड, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ये ह्यूमस किसी भी सॉइल में अगर होगा तो बहुत ही अच्छी सॉइल होगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंटेंट है। सॉइल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट दोनों की बनी होती है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा सॉइल होगा। और ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, ऑर्गेनिक लेयर होती है ह्यूमस। तो आप ऐसे समझिए, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये आपकी, आप ऐसे समझ सकते हो पेरेंट रॉक है, ये सब सॉइल है, और ये टॉप सॉइल है। और इसके ऊपर एडिशनल लेयर अगर है तो कुछ कुछ सॉइल में होती है, उसको हम ओ होराइजन या फिर ऑर्गेनिक लेयर के नाम से जानते हैं। तो डिटरमाइन, तो जो पेरेंट मटीरियल आप समझ गए, पेरेंट मटीरियल के जिससे रॉक बनी है, तो डिटरमाइन जी सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, कलर कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। क्लाइमेट की अगर बात करें तो ये किस चीज़ को इफेक्ट करता है? टेम्परेचर और जो रेनफॉल है, जो क्लाइमेट के हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं, अफेक्ट द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस। रेट ऑफ वेदरिंग का मतलब क्या भाई? जो सॉइल बन रही है मिट्टी, पहले तो ये जान लो कि सालों लगते हैं, सेंटीमीटर्स, और कुछ सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने में सालों लगते हैं, डेकेड्स लगते हैं सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल बनने में। तो वो रेट क्या होगा बनने का? कहीं पे बहुत कम रेट से बनेगी, कहीं ज़्यादा रेट से बनेगी, वो डिपेंड करेगा कि कितनी तेज़ी से वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग यू नो, कमेंट बताइए, एक इन सितु प्रोसेस है कि एक्स सितु प्रोसेस है? वेदरिंग का मतलब होता है, ऐसे समझ लो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, जो हमने पढ़ा था, रॉक का यानी चट्टान का टूटना, उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। तो जो रेट ऑफ वेदरिंग है वो क्लाइमेट पे अफेक्ट करेगा, बिकॉज वेदरिंग हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स की होती है, केमिकल पढ़ी थी, मैकेनिकल पढ़ी थी। तो ये जो हमारी डिफरेंट टाइप्स, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो किस रेट पे एक्ट कर रहे हैं उन रॉक पे, किस
रेट से उसको वेदर कर रहे हैं वो डिटरमाइन करेगा किस रेट से हमारी जो सॉइल है वो बन रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर रेनफॉल अफेक्ट द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस। टाइम डिटरमाइन करेगा थिकनेस ऑफ सॉइल को, कि भाई ऑब्वियस सी बात है अगर हम ज़्यादा टाइम फैक्टर कंसिडर करेंगे तो ज़्यादा थिक हो जाएगी सॉइल, और अगर कम टाइम फैक्टर कंसिडर करेंगे तो उतना सॉइल की थिकनेस नहीं होगी, सिंपल। तो ये 3 फैक्टर्स ध्यान रखना कि किन चीज़ों को डिटरमाइन करें। जैसे टाइम जो है वो थिकनेस को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। क्लाइमेट डिटरमाइन करेगा कि उसका एक्यूमुलेशन, या सॉरी यहाँ पे जो रिलीफ है इसका भी आप नोट कर लो। जो रिलीफ है, रिलीफ का मतलब क्या होता है? रिलीफ हमें पता है राहत विशेषताएं, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, यानी जो हमारी टोपोग्राफी होती है, ठीक है, उसको हम रिलीफ फीचर बोलते हैं। ये डिटरमाइन करती है एक्यूमुलेशन की, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, कि जो मिट्टी है वो कितना इकट्ठा हुई है कहाँ पे, तो वो डिटरमाइन होगा रिलीफ के द्वारा, ठीक है। सर 19 को बुक ऑर्डर किया था ज्ञान वर्ल्ड से, अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ज्ञान वर्ल्ड में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, लेकिन अब ठीक है, आप ज्ञान वर्ल्ड से मत करना, ठीक है, जो भी आ गया, क्योंकि अब स्टॉक में आ जाएगी। प्री ऑर्डर के लिए तो अवेलेबल है बुक अभी, यानी प्री ऑर्डर आप कर सकते हैं, यानी कि जिसका प्री ऑर्डर का मतलब होता है जैसे स्टॉक में आएगी वैसे आपको तुरंत मिलेगी। तो सैटरडे तक आप मतलब कल तक तो स्टॉक में आ जाएगी, ठीक है, कल तक तो। और फ्लिपकार्ट पे भी आज लिस्टिंग ऑलमोस्ट हो जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी, मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। एक काम करिएगा, जिन लोगों के नोट्स रिसीव हो गए हैं या फिर नोट्स रिसीव होंगे, तो आपको ये जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ तो उसको, क्योंकि स्पेस है आपके नोट्स में, अच्छी खासी स्पेस है, तो स्पेस का यूज़ करिएगा। और वहाँ पे जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कुछ, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि भाई मैंने क्यों बार मतलब तुरंत बैच लॉन्च नहीं किया था, पूरे 1 साल बाद कोई बैच आ रहा है, क्योंकि जब तक कोई कंटेंट, कुछ ऐसा नया कंटेंट मुझे नहीं मिलेगा कि भाई हाँ ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा सकती हैं, तब तक बैच मैं नहीं लॉन्च करूँगा, बिकॉज उसका कोई पर्पज़ ही नहीं है कि फिर से मैं वही चीज़ बताऊँ, तो मेरे लिए भी बोरिंग टाइप हो जाता है वो। तो फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो उसको आप नोट करते रहिए, बिकॉज ऑफ पिछले बैच के नोट्स हैं, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती रहेंगी तो उनको आपने नोट करते रहना है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें समझ में आई, कौन किसको डिटरमाइन कर रहा है। अगर सब नहीं समझ में आ रहा है तो पेरेंट तो समझ में आता है, पेरेंट का वो कलर वाला डिटरमाइन करेगा। रिलीफ कितनी एक्यूमुलेट होगी, जैसे मतलब ये है माउंटेन, ठीक है, तो माउंटेन से यहाँ से हवा चली, सॉइल यहीं पे इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है, क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो ये एक्यूमुलेशन। टाइम वो थिकनेस को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, मैंने बता दिया है। ऑर्गेनिक ह्यूमस हो जाएगा और इनऑर्गेनिक मटेरियल आपका जो पेरेंट रॉक है उसमें कंटेंट होगा। एंड मैंने पूछा था वेदरिंग कैसा प्रोसेस है, तो वेदरिंग इन सितु प्रोसेस है। इन सितु प्रोसेस का मतलब होता है जहाँ पर रॉक है वहीं पर वो टूट रही है, दैट मीन्स वो एक इन सितु प्रोसेस है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन टाइप्स। तो वो टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, बट बिफोर दैट स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं? मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पीडोलॉजी, ठीक है, पीडोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ सॉइल को। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के जो डिफरेंट हमारे प्रकार हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे जो पहला टाइप है दैट इज़ एल्यूवियल सॉइल, जिसको हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। अब इसमें क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं? दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल, सबसे ज़्यादा, जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़े थे कौन से फॉरेस्ट इंडिया में मोस्ट वाइडली स्प्रेड हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। बताइए जल्दी से कमेंट में। तो ये 40% एरिया जो है इंडिया को ऑक्यूपाई करके रखती हैं ये सॉइल, जिनको कि हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। दी एंटायर नदर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, जो पूरा हमारा उत्तर का मैदान है वो पूरा एलुवियल सॉइल से ही बना हुआ है। दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाई 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। क्योंकि जो नदर्न प्लेन्स हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे जो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया के, भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं, तो उसमें एक नदर्न प्लेन्स भी है। नदर्न प्लेन्स कैसे क्रिएट होते हैं? तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे 3 रिवर सिस्टम हैं उनके इंटरप्ले की वजह से, इंटरप्ले का मतलब है कि वो और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब मिल के इन नदर्न प्लेन्स का क्रिएशन करती हैं। वो नेमली रिवर्स कौन सी हैं? 3 हिमालयन, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ये कहाँ से निकलती है? कैलाश मानसरोवर के बोखारचू ग्लेशियर से, जिसको कि हम सिंगी खंबान के नाम से जानते हैं। ये भी कैलाश मानसरोवर से निकलती है। और एक चीज़, चलो मैं बाद में उस चीज़ को रिवील करूँगा, अभी नहीं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है? भी कैलाश मानसरोवर के ईस्टर्न साइड से निकलती है, और ये अंसी या फिर चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। और गंगा तो आप जानते ही हैं, गोमो ग्लेशियर, ठीक है। तो ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी।
तो ये जो ईस्ट फ्लोइंग हमारी रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके जो डेल्टा यहाँ पर बनते हैं ईस्टर्न कोस्ट में इन द बे ऑफ बंगाल, ये रिवर्स भी अपना डेल्टा पे फॉर्मेशन या फिर डिपोजिशन करती हैं किसका, एलुवियल सॉइल का, जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, महानदी का कहाँ पे है ओरिजिन, मतलब मैं क्यों ये चीज़ रिपीट करता हूँ, सो दैट आपका रिवीजन हो जाए, अगर आपको नहीं याद है तो फिर से आप रिवाइज कर ले। तो महानदी सिहावा हिल्स, गोदावरी आपका त्र्यंबकेश्वर, कृष्णा महाबलेश्वर, कावेरी ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होती हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इन सारी चीज़ों को। तो अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड न्यू एलुवियल। पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं भांगर और नई जलोढ़ को बोलते हैं खादर। ये हम पढ़ चुके हैं, याद करिए जब हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से नदर्न प्लेन्स का क्रिएशन होता है। तो यहाँ पे तो जो सबसे पहला बेल्ट बनता है जहाँ पर आपके बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट होते हैं, जहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर हो जाती हैं, इसको हम बोलते हैं भाबर बेल्ट। इसके बाद जो स्ट्रीम्स ऑफ रिवर हैं वो रीअपियर होती हैं और ये काफ़ी मार्शी और स्वैम्पी एरिया है, यानी दलदली क्षेत्र है जहाँ पर लश ग्रीन वेजिटेशन देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर बेल्ट विदाउट एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल होता है, तराई बेल्ट। एंड देन उसके बाद हमने देखा था एलुवियल फ्लड प्लेन्स, तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को बताया था जहाँ पे आपने, ठीक है, बांगर करके हमने पढ़ा था, ये वाला बांगर है ना, अपने से किसी ने ये इन्हीं जी को कोट किया था, तो मैंने सोचा कि आज आपको याद दिला देते हैं। तो जी केमिस्ट्री का 1 शॉट का PDF हिंदी कब मिलेगा? वो भी बन रहा है, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी मिल जाएगा आपको। PDF नहीं खुल रही एप्लीकेशन पर हर्षित जी, जो नंबर है क्वेरी नंबर, तो उसमें आप एक बार वो बता दीजिएगा उस चीज़ को। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन वालों को रीडायरेक्ट कर देंगे। ये जो सॉइल होती है वो रिच होती है पोटाश में, पुअर होती है फॉस्फोरस में, और पुअर होती है ह्यूमस में। एक चीज़ तुम ध्यान रखना हमेशा के लिए, जितनी भी सॉइल हम पढ़ेंगे, जितनी भी इंडियन सॉइल्स हैं, एवरी इंडियन सॉइल इज़ पुअर इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन, मतलब ऑलमोस्ट एवरी, सब में ही आपको ये चीज़ याद रखनी है। पुअर इन ह्यूमस, पुअर इन नाइट्रोजन, पुअर इन ह्यूमस, पुअर इन नाइट्रोजन, सब के लिए कॉमन है, ये चीज़ तुम ध्यान रखो। और ज़्यादातर फॉस्फोरस में भी पुअर ही होती हैं, तो ये ध्यान रखना, पोटैश में रिच है और फॉस्फोरस में पुअर है। अगर कन्फ्यूजन हो जाए याद करने में तो ऐसे याद कर लो, फॉस्फोरस माचिस की जो तीलियाँ होती हैं उसमें होता है कि नहीं होता, जो उसकी टिप होती है, होता है। और अभी तुमको इसमें एक बहुत बढ़िया सी मीम कंटेंट आपको मैं दूंगा अभी कल वीडियो मिलेगा तुम्हें वो, ठीक है मज़ा आ जाएगा तुम्हें देख के वो। तो पुअर इन फॉस्फोरस होती हैं, तो फॉस्फोरस वो माचिस की तीली में होता है वो, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि वो इतना अगर रेडिली अवेलेबल होता हमारी एलुवियल सॉइल में, क्योंकि ज़्यादातर हमारे नदर्न प्लेन्स में ही मिट्टी मिलती है, तो फिर सब कोई माचिस लेता क्यों ना, घर में ही ना बना लेते। मतलब इस तरह से कोई भी लॉजिक बिठा के याद कर लो कि अगर इतना ही कॉमन होता फॉस्फोरस सॉइल्स में तो लोग फिर माचिस खरीदते ही क्यों ठीक है, तो रिच इन पोटैश होती हैं और पुअर इन फॉस्फोरस होती हैं एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल क्योंकि रिवर्स डिपॉजिट कर रही हैं, यानी कुछ इस तरह से रिवर फ्लो होती हैं, रिवर्स का फ्लो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है रिवर्स का फ्लो। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपसे पूछता है सैंड का कंटेंट, ठीक है, सैंड कंटेंट डिक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब पश्चिम से पूर्व की ओर चलोगे तो डिक्रीज़ करेगा। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि रिवर्स डिपॉजिट कर रही हैं, रिवर्स में सैंड का कंटेंट है, तो जब यहाँ से यहाँ ऐसे चलोगे तो धीरे धीरे वो कम होता रहेगा। सैंड क्या होता है, तो जो फाइन कंटेंट होता है सॉइल का, जो बारीक बारीक कण होते हैं उनको हम बोलते हैं सैंड। और क्ले होता है जो बड़ा बड़ा जो उसमें ग्रेन होता है उसको हम क्ले बोलते हैं। एलुवियल सॉइल ख़त्म होती है। अगर आप अपनी आंख बंद करना चाहें तो कर लीजिए, सो दैट मैं आपको फिर से आपके दिमाग में सेट कर दूं, रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो एलुवियल 40% एरिया कवर करता है, सबसे ज़्यादा है, मोस्ट वाइड स्प्रेड है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हमारे सबसे वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट हैं। ये आपको नदर्न प्लेन से मिलेंगे, प्लस जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनके डेल्टा जो हैं वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। नई वाली होती है खादर, पुरानी वाली होती है भांगर। पोटाश में रिच है, फॉस्फोरस में पुअर है, ह्यूमस में भी पुअर होगी, नाइट्रोजन में पुअर होगी। एंड जल्दी से बताइए खादर या भांगर किसमें जो कैल्सेरियस कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, और कौन ज़्यादा बेटर होती है एग्रीकल्चर पर्पज़ से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस में कैल्सेरियस कंसंट्रेशन, जिसको कि हम कंकड़ भी बोलते हैं, वो किस में ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा जो भांगर होता है उसमें ज़्यादा होता है। होता दोनों में ही चीज़ ध्यान रखना, चाहे भांगर हो चाहे खादर हो, चाहे पुराना वाला हो चाहे नया वाला हो, लेकिन ज़्यादा किस में होता है, भांगर में। ये मैंने वहाँ भी बात लिखवाई थी।
और बेटर कौन होता है एग्रीकल्चर के लिए? खादर। इट इज़ मोर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, मोर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ ब्लैक सॉयल। ब्लैक सॉयल ये इंडिया का रफली 10% एरिया कवर करता है। इसको हम रेगर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग द कॉटन। ये कॉटन यानी कपास की खेती के लिए बेस्ट सूटेबल सॉयल है, एंड दैट इज़ वाई इसको हम ब्लैक कॉटन सॉयल के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक कॉटन सॉयल। दिस टाइप ऑफ सॉयल इज टिपिकली ऑफ द Deccan Trap region spread over northwestern Deccan Plateau and is made of lava flows. What is Deccan Plateau? तो हमने पढ़ा था पेनिनसुला प्लेट्यू का जो डिवीजन है वो नर्मदा रिवर करती है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, जहाँ पे मेवाड़ प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसके जो नीचे का पार्ट है ये डेक्कन प्लेट्यू है, फिर डेक्कन, ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू जो इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप का है। तो इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इसी को ही, जहाँ पर आपको ब्लैक सॉयल देखने को मिलती है, इसी को बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। क्यों? क्योंकि माना जाता है ये जो डेक्कन ट्रैप है या फिर जो डेक्कन ये आपका जो डेक्कन ये क्या बोलते हैं ये पेनिनसुला है, ये कैसे क्रिएट हुआ था? ये क्रिएट हुआ था, डेक्कन प्लेट्यू कैसे क्रिएट हुआ था? जब आपका ये अपवर्ड मूवमेंट हो रहा था हमारी इंडियन ये सब कॉन्टिनेंट का। ठीक है, आपको पता है ना वो सब पैंजिया, पैंथला सा, गोंडवाना लैंड ऊपर की तरफ मूवमेंट 70 मिलियन ईयर्स अगो। तो उसी टाइम पे ही ये टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई थी, यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी भी हुई थी। आज तो यहाँ दूर दूर तक कोई वॉल्केनो नहीं है, लेकिन पहले माना जाता है यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, जिसकी वजह से, क्योंकि ब्लैक सॉयल तभी बनती है, ठीक है, इस तरह की जो सॉयल है। तो ब्लैक सॉयल ये जो डेक्कन ट्रैप है, ये पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है, डेक्कन ट्रैप या फिर डेक्कन हम प्लेट्यू बोल सकते हैं। तो रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। द ब्लैक सॉयल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। क्लेई मटेरियल की बनी होती हैं। सैंड होता है फाइन कंटेंट, क्ले होता है जो बड़ा बड़ा कंटेंट होता है। क्ले यानी क्ले कैसा होता है? आप में से काफ़ी लोगों ने क्ले से थोड़ा सा कुछ आर्ट वार्ट का भी हो सकता है बचपन में बनाया हो आपके स्कूल में, है ना, टास्क वास्क दिया जाता है। जो नौटंकी वाले थोड़े से स्कूल होते हैं ना, वहाँ ज़्यादा होते हैं। एक गलती से मैंने नौटंकी वाले स्कूल में मैंने भी एक बार एडमिशन ले लिया था, ठीक है, आई थिंक क्लास 5th की बात है ये। हाँ भाई, दिमाग ख़राब किए रहते थे, मम्मी परेशान हो गई थी फर लेके आओ, उसे चूहा बनाओ, है क्ले से ये करो वो करो, और मेरे को कुछ ये सब आता नहीं था, ठीक है, इन सब में मेरा बहुत ही हाथ तंग है, और सारा काम मैं मम्मी से कराता, तो मम्मी परेशान हो गई, मम्मी ने स्कूल चेंज कर दिया, स्कूल ही चेंज कर दिया मम्मी ने कि यहाँ नहीं हो पाएगा, रोज़ रोज़ की नौटंकी, रोज़ रोज़ पेरेंट्स टीचर मीटिंग ये वो, ठीक है। और उसके बाद तो फिर मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग खुद ही हैंडल करने लगा था 11th 12th में तो एक बार भी मम्मी को एकदम डिस्टर्ब नहीं किया। पापा तो खैर बाहर ही रहते थे, तो मम्मी को तो एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया, अपना मैनेज कर लेते थे समझ रहे हो ना कैसे मैनेज करते होंगे? फिर तो दे आर, आप में से काफ़ी लोग मैनेज करते होंगे। दे आर नोन फॉर देयर सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? स्व जुताई वाली विशेषताएं। सेल्फ फ्लोइंग का मतलब ये होता है कि जब गर्मियों का समय होता है, जब ड्राई सीजन होता है, तब ये क्रैक्स डेवलप कर लेती हैं, सो दैट सॉयल में प्रॉपर एरेशन हो सके। एरेशन का मतलब एयर और वाटर जो जाना है वो जा सके आराम से, ठीक है, ड्राई कंडीशंस में। और जब वेट कंडीशन होती हैं, नम कंडीशन होती हैं, तो ये स्टिकी हो जाती हैं, चिपचिपी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। इसी को ही हम सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब ये क्यों स्टिकी हो जाती हैं? क्योंकि ये बहुत ही इम्परमिएबल होती हैं। इम्परमिएबल इम्परमिएबल का मतलब होता है कि वाटर डज नॉट परकोलेट ईजिली, यानी वाटर जो है, पानी जल्दी से नीचे नहीं जाता, परकोलेट नहीं करता है, तो वो सॉइल होती है इम्परमिएबल। अब जैसे आपने देखा होगा जो खासकर यूपी बिहार में लोग रहते हैं, जैसे ऑब्जर्व किया होगा, जैसे गमले में, ठीक है, जैसे मेरी मम्मी गमले ये सब बहुत अच्छा लगता है तो क्या है कि कुछ कुछ जैसे गमले फूटे हैं, ठीक है, तो उसमें पानी डालते ही पूरा बह जाता है। वो क्यों? क्योंकि वाटर होल्ड नहीं कर पाती ना सॉइल, क्योंकि मोस्टली वो एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है, इसलिए होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। PYQ का आप क्लास नहीं हुआ क्या? 13 लगता होगा भाई राहुल, होगा, अभी वन शॉट हो जाने दो उसके बाद, ठीक है, ठीक है, उसके बाद, तो उसके बाद हम लोग NTPC, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बाद में है ना, तो वो हम लोग करते रहेंगे बाद में। वाटर डज नॉट, तो जल्दी से वाटर से पर्कुलेट कर जाता है, इम्परमिएबल में नहीं करता है, क्योंकि एलुवियल जो होती है वो परमिएबल नेचर की होती है। अब यहाँ पे देखिए किस चीज़ में रिच और किस चीज़ में पुअर होती हैं। दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। और पुअर किस में होंगी? अगेन ह्यूमस में पुअर होगा,
नाइट्रोजन पुअर होगा, और वही फॉस्फोरस पुअर होगा, ठीक है, वही जो एलुवियल में था। और लाइम, आयरन और एल्यूमिना में रिच होंगी, ये इन सब में रिच होंगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दो सवाल में ज़रा जल्दी से बताइए, बिकॉज ये दो मेन इंपॉर्टेंट वाली थी जिसमें चीज़ें ज़्यादा पढ़नी होती हैं हमें। बताइए जल्दी से। हाँ सर, ब्लैक सॉइल को रेगुर ब्लैक सॉइल को इसलिए बोलते हैं रेगर, जो भी आप प्रोनाउंस करें, बिकॉज रेगर जो एक ये लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है ओवरफ्लो, ठीक है। और किस चीज़ के ओवरफ्लो की वजह से बना है? ये जो लावा है उसके ओवरफ्लो की वजह से बना है, इसलिए उसको रेगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, आई थिंक ओके, ठीक है, नहीं है। सर फ्लिपकार्ट पे बुक तो आ गई बट प्राइस ज़्यादा है, 1000 आ गई भाई, मुझे तो नहीं पता अभी आ गई है, पता नहीं है, वो 1000+ तो नहीं होगा, इतना तो नहीं होगा, ठीक है। तो फिर अमेज़ोन से ही करो, मैं उसको दिखाता हूँ, मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं पता है, बोल तो रहते कि एक सेकंड रुका। बात तो सही है तुम्हारी, हाँ तो गई, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा।